Hello everyone. So today we will continue blood. So we have covered most of the portions like coagulation of blood, blood grouping, and what is blood. Basic intro हो चुका है. And today we will start lymph, and then I will give you a brief intro about the circulatory system, and then we will jump on human circulation. Okay. सो मैंने लिम्फ के ऊपर थोड़े से नोट्स बनाए हैं बिकॉज ऑब्वियसली हमारी एनसीईआरटी में कुछ बहुत अच्छे से दे नहीं रखा है. तो पहले वहाँ से करेंगे एंड देन आई विल explain NCERT. Okay, so lymph, when blood flows from arteries to veins and the intersection is called the capillary bed. Basically क्या हो रहा है हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ये डायग्राम मैंने बनाया है. इसमें ये हमारा रेड वाला जो है दिस इज़ हमारी आर्टरी. ओके, एंड दिस इज़ वेन. तो अब देखो आर्टरी से ब्लड आ रहा है टिश्यूज़ को सप्लाई करने के लिए. अब वो बीच में क्या करेगा, हमारा जो वेन्स में जाने से पहले बीच में कैपिलरीज बनेंगी. ठीक है, बिकॉज कैपिलरी सबसे छोटी ब्लड वेसल होती है. तो आर्टरीज का सबसे छोटा डिवीजन इज़ आर्टेरियोल एंड वेन्स का सबसे छोटा डिवीजन इज़ वेन्यूल. तो बीच में वो लोग इंटरसेक्ट करके दे विल फॉर्म कैपिलरी. तो कैपिलरी बेड बनता है पूरा, मतलब नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उस कैपिलरीज में से कुछ पार्ट ऑफ प्लाज्मा बाहर निकल जाता है कैपिलरी में से, वही टिश्यू फ्लूइड होता है. अभी क्यों बाहर निकलता है, देखो ये जानना बहुत ज़रूरी है. वी ऑल नो आर्टरीज़ में जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है, वेन्स में लो है. तो अब प्रेशर को बैलेंस करने के लिए कुछ तो एलिमेंट्स होने चाहिए ना जो ब्लड में से कम हो जाएंगे, जिससे हमारा प्रेशर जो है वो मेंटेन हो पाए. ठीक है, तो वो जो कुछ एलिमेंट्स, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ब्लड के बाहर निकले, that will make tissue fluid or we can say interstitial fluid or we can say lymph. ठीक है, तीनों का मतलब सेम होता है. अब बेसिकली लिम्फ क्या करता है, ये एक मिडिल मैन की तरह काम करता है. मतलब कि अगर ब्लड को कुछ भी चीज़ हमारे टिश्यूज़ को देनी है तो किसके थ्रू देगा, लिम्फ के थ्रू. तो जो भी चीज़ जाएगी जैसे न्यूट्रिएंट्स और गैसेस या फिर अपने प्रोटीन्स, जो छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, वैसे तो नहीं जा पाते प्रोटीन्स. क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली प्रोटीन्स बड़े हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स चले जाते हैं. ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ वाटर, मतलब जो हमारा लिम्फ होता है उसका एक मेजर पोर्शन वाटर होता है, जैसे ब्लड का भी एक मेजर पोर्शन वाटर ही होता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी चली जाती हैं. तो ये सब चीज़ें हमारे टिश्यूज़ को जो भी उनको चाहिए वो सब प्रोवाइड कराती हैं. और वापस से जैसे कि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन दिया, CO2 लिया, और वो बेसिकली CO2 जा कहाँ रही है, वो सारी CO2 ब्लड में ही तो जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ब्लड है जो टिश्यूज़ से लंग्स तक पहुँचा रहा है CO2. लेकिन बीच में जो मिडिल मैन है वो कौन है, लिम्फ. तो इसको हम मिडिल मैन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं. तो नाउ वी विल जंप इनटू आवर पैराग्राफ अगेन. क्या कह रहे हैं पैराग्राफ में, एंड हेयर ब्लड लूसेस सम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसमें क्या क्या है, वाटर सॉल्यूबल स्मॉल प्रोटीन्स, WBC, आयंस एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे ब्लड में से या कैपिलरी में से बाहर निकल जाती हैं एंड दैट विल मेक टिश्यू फ्लूइड. ठीक है, ये हमारा लिम्फ बनाता है. ठीक है, इट डज़ नॉट इंक्लूड RBC. ऑब्वियसली RBC नहीं होता, इसलिए ही हमारा टिश्यू फ्लूइड ट्रांसपेरेंट होता है या वाइटिश बोल सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें RBC नहीं होती. अब देखो टिश्यू फ्लूइड का जो हमारा या लिम्फ का जो कॉम्पोजिशन है वो प्लाज्मा जैसा ही होता है. क्यों, क्योंकि प्लाज्मा के ही तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अल्टीमेटली. ये डायग्राम भी मैंने समझा दिया. अब यहाँ पर ना कुछ रोल्स आते हैं कि मतलब लिम्फ का क्या फंक्शन होता है, वो सब है. तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, hormones and brings CO2 and other metabolic waste and pour into venous septum, venous system. बेसिकली क्या हो रहा है कि आर्टरीज जो सब लेकर आ रही थी वो सब टिश्यू फ्लूइड के थ्रू टिश्यूज़ को मिलेगा, और उसके बाद वापस से ये जो भी चीज़ टिश्यूज़ को ब्लड को देनी है वो टिश्यू फ्लूइड लेकर के वेन्स में डाल देगा. ठीक है, तो बेसिकली फैक्ट्री में सामान बना कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले एक मिडिल मैन होता है ना, दैट मिडिल मैन इज़ लिम्फ. ओके, सो लिम्फोसाइट कॉलोनाइज इन लिम्फ नोड्स. सी, हमारी बॉडीज़ में कुछ कुछ जगहों पर लिम्फ नोड्स होते हैं और बहुत सारी होती हैं, जैसे हमारा टॉन्सिल हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं हमारे वहाँ पे लिम्फ नोड्स होती हैं. लिम्फ नोड्स करती क्या हैं, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स का एग्रीगेशन होता है, समझ लो. जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो कॉलोनी बना के रहती हैं एक जगह, उसको हम लिम्फ नोड कह देते हैं. ठीक है, अब लिम्फोसाइट्स हमें पता है एक तरीके की WBC तो होती है लिम्फोसाइट का, जैसे B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट.
है ना, तो वो तो हमने पढ़ रखी है। तो लिम्फोसाइट कॉलोनाइज करती है एक जगह पर, क्या बना लेती है, लिम्फ नोड, एंड ट्रांसपोर्ट लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज़ फ्रॉम लिम्फ नोड्स टू द ब्लड। और यही लिम्फ नोड जो है ये लिम्फोसाइट्स को और एंटीबॉडीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू बॉडी में। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, हमारी टी लिम्फोसाइट होती है और एक बी लिम्फोसाइट होती है। जो बी लिम्फोसाइट होती है उसी का ही काम होता है एंटीबॉडी बनाना। ठीक है, तो लिम्फ नोड से क्या क्या चीज़ें ब्लड को जा रही है, एंटीबॉडीज़ और लिम्फोसाइट्स। अब देखो, जो लिम्फोसाइट्स हैं डिस्ट्रॉय फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वेडिंग माइक्रोब्स इन लिम्फ नोड्स। ठीक है, यहाँ लिम्फ नोड्स में बेसिकली क्या हो रहा होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरेन माइक्रोब्स हैं जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, तो उनको मार देते हैं। ठीक है, इसमें अब हमने देखा होगा बहुत बार हमारा जैसे टॉन्सिल्स स्वेल हो जाते हैं इन्फेक्शन के टाइम पर। क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया, लिम्फोसाइट्स की जो क्वांटिटी, जो उसकी संख्या है वो बढ़ गई। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स कहाँ बनी, अब जैसे कि लिम्फ नोड्स में उनका एग्रीगेशन हुआ, तो जब इतनी ज़्यादा लिम्फोसाइट्स बढ़ जाती हैं बॉडी में, तो ये जो लिम्फ नोड होती हैं स्वेलअप हो जाती है। तो हमें ना एक तरीके से ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, अब इन्फेक्शन हो गया है, पता लग जाता है। तो इन्फेक्शंस वगैरह के टाइम पर जब लिम्फोसाइट्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली हमको ओवर पावर करना है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो स्वेलअप हो जाती हैं। अब एब्जॉर्ब, अच्छा एक और इसका काम है वो है एब्जॉर्प्शन में, किस चीज़ के, फैट के एब्जॉर्प्शन में। तो इट एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू इंटेस्टिनल विलाई। देखो हम वैसे तो डाइजेशन हमारे अब सिलेबस में से हट गया है, बट पहले क्या था कि हमारी ना ये इस टाइप से हमारी ये इंटेस्टिनल विलाई होती थी ऐसे। ठीक है, तो हमारा जो फैट है वो नॉर्मली ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। फैट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए लैक्टियल्स चाहिए। लैक्टियल क्या होती है, लिम्फ कैपिलरीज, उनको लैक्टियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो फैट क्या होता है, वो स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स बना के, बेसिकली मिसल्स बनाकर लिम्फ कैपिलरीज, जिनको हम लैक्टियल्स बोलते हैं, उनके थ्रू एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और उसके मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल में जाएगा थ्रू लैक्टियल, और वहाँ से फिर वो ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, थ्रू लैक्टियल, एंड लैक्टियल क्या है, लिम्फ कैपिलरी। ठीक है, ओके, सो इससे फैट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये मैंने तुम लोग को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया अबाउट लिम्फ, इससे ज़्यादा जानने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, हमारे कोर्स में इतना ही है। अब हम एनसीईआरटी पर चलते हैं, इतना काफ़ी है तुम लोग के लिए। ओके, सो एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज in tissues, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cells of tissues, leaving the large proteins and most of the formed elements of the in the blood vessels. RBC एक तो बाहर नहीं जाती है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे कि हमारे प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो सब चीज़ें हैं, वो सब भी बाहर नहीं जाते हैं। This fluid released out is called interstitial fluid or tissue fluid. It has the same mineral distribution as that in plasma. Exchange of nutrients, gases, etc. between the blood and cell always occur through this fluid. देखो, सेल्स और ब्लड के बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा है चीज़ों का, वो किसके थ्रू हो रहा है, लिम्फ के थ्रू। दैट इज़ वाई लिम्फ इज़ द मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। ठीक है, और एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स द फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन्स। देखो, वो यही चीज़ मैंने बता रखी है, क्या है कि जो लिम्फ होता है, लिम्फ सिस्टम होता है पूरा, लिम्फेटिक सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो क्या करता है, अलग अलग जगह का ऐसा लिम्फ सब कलेक्ट करके बेसिकली कहाँ पोर कर देगा, वेन्स में। क्यों, क्योंकि लिम्फ को एक तरीके से तुम प्लाज्मा ही समझो, बस प्रोटीन्स कुछ कुछ, जैसे कि जो मेजर प्रोटीन्स जैसे कि ग्लोब्यूलिन तो बहुत छोटा है ना, एल्ब्यूमिन बहुत छोटे हैं, तो ये सब तो छोटे छोटे, लेकिन फाइब्रिनोजन बड़ा प्रोटीन है, वो नहीं जा पाएगा बाहर, है ना। तो इस टाइप से तो ये जो छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं कैपिलरी से बाहर निकल जाते हैं और टिश्यू फ्लूइड बना लेते हैं। बाद में क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा टिश्यू फ्लूइड बाय लिम्फेटिक सिस्टम किसमें, वेन्स में ही जाकर पोर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड में से निकला और वापस से ब्लड में ही आ गया, बस काम क्या था, बीच में मैसेंजर का काम था बेसिकली, ब्लड के थ्रू, ब्लड से जो टिश्यूज़ को पहुंचाना है वो पहुंचा दिया, टिश्यूज़ से जो ब्लड में लाना है वापस लेकर आ गया। ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। ऑब्वियसली हमें पता ही है, लिम्फ इज़ अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स।
क्या है, स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। अब देखो स्पेशलाइज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट इज ए स्पेशलाइज लिम्फोसाइट जो कि हमारी एंटीबॉडी बनाती है इस, और वो इम्यूनिटी में हेल्प करती है बेसिकली, तो इसलिए हम बोल रहे हैं स्पेशलाइज लिम्फोसाइट। Lymph is also an important carrier for nutrients, hormones, etc. Fats are absorbed through lymph in the lacteals present in the intestinal villi। ठीक है, ये हमें पता है इंटेस्टिनल विलाय में हमारे लैक्टियल्स होते हैं, दैट इज़ द लिम्फ कैपिलरी, जो कि फैट एब्जॉर्प्शन में काम आता है। ये हमारा लिम्फ यहाँ ख़त्म हो जाता है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पड़ना है, इतना ही है बस। ठीक है, ओके। देन वी हैव सर्कुलेटरी पाथवेज। देखो सर्कुलेटरी पाथवेज अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का है। बेसिकली कैसे हो रहा है कि दो टाइप्स का सर्कुलेशन होता है, एक हमारा ओपन और एक हमारा क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा आर्थ्रोपॉड्स, मॉलस्क, इन सब मतलब जो लोअर वर्टिब्रेट्स उन सब में, इनवर्टिब्रेट्स हैं उन सब में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा टिश्यूज़ या सेल्स हैं वो डायरेक्टली मतलब ब्लड में बात कर रहे हैं, मतलब देयर आर नो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हार्ट ने ब्लड पंप किया और सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर ही पड़े हुए हैं ऐसे ही। ठीक है, ये सिस्टम है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपॉड्स एंड मॉलस्क इन विच ब्लड पंप बाय द हार्ट पासिस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस। ठीक है, ब्लड, हार्ट ने ब्लड पंप करा, लार्ज वेसल्स के थ्रू गया और फिर ओपन स्पेसेस, जैसे कि हमारी बॉडी में समझ लो हार्ट ने ब्लड पंप करा, एओर्टा से गया और उसके बाद ऐसी पूरी बॉडी में फैल गया, कोई आर्टरी कोई वेन ना हो, दैट इज़ दी ओपन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद तो जो देखो जो ओपन स्पेसेस होते हैं ये हमेशा के लिए ध्यान रखो, इवन फॉर आर बॉडी ऑल्सो, जो भी ओपन स्पेसेस होते हैं उनको हम साइनस बोल देते हैं। लाइक आर ह्यूमन बॉडी ऑल्सो हैव साइनस, जो कि तुम अपने कॉलेज में जाके पढ़ोगे, जैसे हमारे फेस में होते हैं बहुत सारे, हमारे मैक्सिलरी साइनस हो गया, फ्रंटल साइनस हो गया। ठीक है, ये हमारे एथमॉइडल, स्फेनॉइडल, बहुत सारी ये हमारी तुम कॉलेज में जाके समझोगे, लेकिन फिलहाल यहाँ समझ लो कि साइनस हमारे ओपन कैविटीज़ होते हैं, ओपन स्पेसेस होते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है जैसे एनिलेट्स में हो गया, कॉर्डेट्स में हो गया। ठीक है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम में भी होता है। क्या हो रहा है, हार्ट ब्लड पंप कर रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, ब्लड प्रॉपरली डिफाइंड वेसल्स के थ्रू जा रहा है, मतलब प्रॉपर ऐसा डिवीजन है, पहले एओर्टा, फिर बड़ी बड़ी आर्टरीज, फिर और छोटी, फाइनली जाके आर्ट्रियोल बन रहा है। आर्ट्रियोल के बाद हमारा कैपिलरी आ गया, कैपिलरी फिर जाकर कहाँ जुड़ रही है, वेन्यूल में, फिर और उससे बड़ी वेन्स, फिर सबसे बड़ी वेन्स जैसे कि सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, और फिर वापस से हार्ट। ठीक है, इस टाइप से। तो ये एक प्रॉपर हायरार्कियल सिस्टम है हमारा ब्लड वेसल्स का, तो ये हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, देन ये हमारा एनिलेट्स में होता है और कॉर्डेट्स में होता है। देखो एनिलेट हमारा नॉन कॉर्डेट्स है लेकिन उसमें भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड ऑल्सो। देखो जब ब्लड प्रॉपरली ऐसा ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहे हैं ना, तो उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब ऐसे तुमने ब्लड को एकदम साइनस में ऐसा भेज दिया पंप करके, तो वो उतना ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रिसाइजली ब्लड वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, मतलब जैसे कि जो सुपरफिशियल सेल्स है वो तो चलो डायरेक्टली इन कांटेक्ट ऑफ ब्लड आ गई, लेकिन जो डीप सेल्स हैं उनको कैसे पहुंच पाएगा फिर ब्लड, मतलब समझ रहे हो। तो इट्स नॉट दैट मच एफिशिएंट जितना कि हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हमारी जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जितने कॉर्डेट्स हैं, उन सब में हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज ऑल वर्टिब्रेट्स पॉजेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। फिश हैव अ 2 चैम्बर्ड हार्ट विद एन एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। देखो जहाँ भी एक्सेप्शन है उसको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा एक्सेप्शन से आते हैं। नॉर्मल चीज़ों पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, एक्सेप्शन पे क्वेश्चन पूछता है। एंड हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल। क्या हो रहा है, जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं उन सब के पास क्लोज मतलब एक प्रॉपर मस्कुलर हार्ट होता है। अब मस्कुलर हार्ट में हमारे जो फिशेज़ हैं, फिशेज़ में सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। फिर हमारे जो रेप्टाइल्स आ गए, रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल और जो एम्फीबियंस है सारे, उन सब में हमारा 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड में हमारे कौन कौन आ गए, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। देन हमारा क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इन तीनों में क्या क्या है हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। ओके,
अब फिशेस में बेसिकली क्या हो रहा है कि द हार्ट पम्प्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स एंड सप्लाइड टू द बॉडी। देखो पहले मैं अपने हार्ट का बताती हूँ, फिर बाकियों के हार्ट का बताऊँगी। तो हमारे हार्ट में क्या होता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर हार्ट के एट्रियम में आया, एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से फिर वह कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स में जब जाता है तो दिस इज़ द पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमकर ऐसे आता है वापस से एट्रियम में, एट्रियम से गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर बॉडी में जा रहा है। तो दिस इज़ सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो समझ रहे हो, 2 सर्कुलेशन हो रहे हैं। पहले हमारे हार्ट से गया लंग्स में, लंग्स से फिर वापस आया, तो लंग्स में जाना और लंग्स से वापस आना, दिस इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर हार्ट से बॉडी में गया, बॉडी से हार्ट में आया, दिस इज़ सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो 2 सर्कुलेशन है जिसमें हार्ट एक सेंटर है। पहले सब कुछ हार्ट के पास आ रहा है, फिर हार्ट भेजा है। पहले ब्लड बॉडी से हार्ट के पास आया, हार्ट ने लंग्स के पास भेजा, फिर लंग्स से हार्ट के पास आया, हार्ट ने बॉडी में भेजा, दिस इज़ डबल सर्कुलेशन। अब क्या हो रहा है, जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कि एम्फीबियन और रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, उन लोगों के पास हमारे 2 एट्रिया है और 1 वेंट्रिकल है, तो उसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। कैसे, देखो हमारी मतलब उनकी बॉडी से ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से फिर उधर गया, मतलब लंग्स गिल्स या जो कुछ भी है उनके पास उधर गया, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आया, वेंट्रिकल में दोनों की दोनों मिक्स हो गए और फिर बॉडी में चले गए। तो ये एक प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हुआ, समझ रहे हो, मतलब कि हाँ ब्लड मिक्स हो गया ना आपस में, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में मिक्स हो गया, तो दिस इज़ नॉट प्रॉपर डबल सर्कुलेशन। इसलिए हम बोलते हैं इन लोग के पास क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और फिशेस के पास क्या है, फिशेस क्या कर रही हैं, पूरी जो बॉडी है उससे ब्लड आया, किसके पास, लंग्स के पास आया, मतलब उनके पास तो खैर गिल्स होते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हार्ट के पास जो ब्लड है उसने वो पंप किया, हार्ट के पास से गया गिल्स में, गिल्स क्या करेगी, उसको ऑक्सीजनेटेड कर देगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वो बाकी की बॉडी में भेज रही है। बेसिकली फिशेस में क्या हो रहा है, ब्लड आया हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसने किस में भेजा, गिल्स में, गिल्स ने उसको ऑक्सीजनेटेड कर दिया और उसके बाद उसी ने पूरी बॉडी में भेज दिया, उसने वापस से हार्ट को नहीं दिया। हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, पहले हार्ट से लंग्स के पास जा रहा है ब्लड, लंग्स से वापस से हार्ट में आ रहा है, फिर हार्ट ही भेज रहा है बॉडी में। लेकिन फिशेस में क्या हो रहा है, फिशेस में ये हो रहा है कि हार्ट ने पहले गिल्स को भेजा ब्लड, गिल्स फिर बाकी बॉडी को भेज रही है। ठीक है, तो हार्ट के पास वापस नहीं आ रहा है ब्लड, है ना। इस वजह से जो फिशेस है उसके पास डबल सर्कुलेशन नहीं है, क्या है, सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन है, क्योंकि हार्ट के पास एक ही बार ब्लड आया एंड दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड। उसने गिल्स को भेजा, गिल्स ने ऑक्सीजनेटेड करके खुद ही भेज दिया बॉडी में, उसने वापस से हार्ट को नहीं दिया, दिस इज़ सिंगल सर्कुलेशन। तो मोटा मोटा इतना सीख लो बस, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है, किस में क्या होता है, बस। तो ये हमारा पूरा पैराग्राफ हो गया। जल्दी से इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इन एम्फीबियंस and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood from the gills, lungs, skin, and the right atrium gets the deoxygenated blood from the body, जैसे हमारी बॉडी में भी सेम यही है। However, they get mixed up in the single ventricle, सिंगल वेंट्रिकल में मिक्स हो जाता है, इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। मैमल्स और बर्ड्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बाय लेफ्ट एंड राइट एट्रियम रेस्पेक्टिवली, लेकिन उसके बाद फिर वेंट्रिकल के पास जा रहा है सेम साइड के, और वेंट्रिकल बिना मिक्सिंग किए, मिक्सिंग नहीं हो रही इधर, बिना मिक्सिंग किए लंग्स और बॉडी में भेज दे रहे हैं। इस वजह से दिस इज़ डबल सर्कुलेशन, क्योंकि एक पल्मोनरी है और एक हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है। तो हमारा यहाँ पे एक बेसिक ब्रीफ इंट्रो ख़त्म हुआ किसका, सर्कुलेशन का। अब हम चलेंगे किस पे, ह्यूमन सर्कुलेशन पे। ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। कार्डियक साइकिल ECG हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। ओके, so human circulatory system. Human circulatory system, also called the blood vascular system, consists of a muscular chambered heart, a network of closed branching blood vessels and blood fluid which is circulated. Human circulatory system में हमारे पास क्या है, एक 4 chambered muscular heart है जो कि और हमारे पास क्लोज्ड ब्रांचेज ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, बेसिकली क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, और हमारे पास फ्लूइड है दैट इज़ ब्लड। तो क्या क्या है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ये तीनों चीज़ हमारा क्या बना रही है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, देन हार्ट इज़ अ मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन। बेसिकली हमारी बॉडी में 3 जर्म लेयर वाले बॉडी है हमारा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है,
तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग लेयर से डेराइव हुई है। जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम मोस्टली एक्टोडर्मली डेराइव्ड है, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब हम समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी लेयर से डेराइव हुई हैं। तो जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो मीजोडर्मली डेराइव्ड है, ठीक है। एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। बेसिकली हमारा हार्ट दो लंग्स के बीच में होता है बिल्कुल, उसका लेकिन जो एपेक्स होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर टिल्टेड होता है, इसलिए हम बोल देते हैं लेफ्ट साइड में। एक्चुअली इट इज़ इन मिडिल, जस्ट एपेक्स थोड़ा लेफ्ट तरफ को टिल्टेड होता है। इट हैज़ द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट, देन इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। यानी कि दो लेयर्स हैं किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर। देन एनक्लोजिंग अ पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखो ये चीज़ तुम लंग्स में भी पढ़ी है, तुमने इससे पहले ही पढ़ाया था कि लंग्स के ऊपर भी टू कवरिंग्स होती हैं जिसे हम प्लूरा बोलते हैं, आउटर एंड द इनर, और उन दोनों के बीच में हमारा प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है। सेम यहाँ पर टू लेयर्स हैं पेरिकार्डियम की, और उन दोनों के बीच में क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, सो आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्ड, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर जिन्हें हम एट्रिया कहते हैं, और 2 लोअर चैम्बर जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। देखो ये जो जैसे प्लूरल फ्लूइड होता है, ऐसी पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ये क्या करते हैं बेसिकली, एक तो दोनों मेम्ब्रेन्स को ना साथ में रखते हैं। वो बेसिकली क्या कर रहा है, जब हार्ट ऐसे एक्सपेंड कर रहा है, कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो फ्रिक्शन कम कर रहा है और दोनों मेम्ब्रेन्स को साथ में रख रहा है, ठीक है। अब 4 चैम्बर है हार्ट में, कौन कौन से, 2 अपर 2 लोअर, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। A thin muscular wall called the interatrial septum separates the right and the left atria, whereas a thick wall, the interventricular septum, separates the left and the right ventricles. अब देखो ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखें हार्ट का, तो तुम लोग को ये समझ आएगा। देखो देखो हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। क्यों? क्योंकि एक स्पेशली हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल की, क्यों? क्योंकि उसको बेसिकली ब्लड पंप करना है पूरी बॉडी में, तो उसकी मसल्स को थिक होना ज़रूरी है। तो इतना जो थिक मसल होगा, जैसे कि ये बहुत थिक मसल देखो, जैसे मैं बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा थिक वॉल होती है, लेकिन जो हमारा एट्रिया होता है उनकी वॉल इतनी थिक नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा इंटरएट्रियल सेप्टम होता है, दो एट्रिया के बीच का सेप्टम, वो हमारा थिन फाइब्रस होता है, लेकिन जो हमारा दो वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम है वो हमारा थिक होता है, मस्कुलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उतना ब्लड प्रेशर बियर करना है, इतना फोर्स के साथ जब हार्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिससे कि ब्लड पूरी बॉडी में चला जाए, क्योंकि वेंट्रिकल्स का तो वही काम है। तो जो उसका बीच में जो सेप्टम है उसको बहुत मस्कुलर होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो अब जैसे कि हमारा इंटर आर्ट्रियल सेप्टम बेचारा इतना सही है, लेकिन हमारा जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होगा वो प्रॉपर्ली ऐसा इस टाइप से होगा, ठीक है, मतलब थिक होगा काफ़ी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको उतना ज़्यादा जो प्रेशर है ब्लड का वो बियर करना है। ओके, सो क्या लिखा है इसमें कि हमारा जो थिन मस्कुलर वॉल है किसका, इंटर एट्रियल सेप्टम का, लेकिन जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो कैसा है, थिक वॉल्ड है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई, अब देखो हमने दो एट्रिया को सेपरेट कर लिया, दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर लिया, अब एट्रिया और वेंट्रिकल को भी तो सेपरेट करना पड़ेगा। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, यहीं लिखा होगा, ये रहा। वो कैसा होता है, थिक फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो कुछ ओपनिंग भी तो होनी चाहिए ना। अगर हमने पूरे में सेप्टम लगा दिया, देखो मैं अपने नोट्स में समझा कर दिखाती हूँ, देखो ये रहा, अगर हमने पूरे में ऐसे सेप्टम लगा दिया इस टाइप से, ये भी ऐसे, तो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड कैसे जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है, देखो इसके लिए बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना इस टाइप से ऐसा ओपनिंग है, ठीक है। ये जो ओपनिंग है इसके थ्रू ब्लड आराम से चला जाता है। अब लेकिन ये जो ओपनिंग है इसको कोई गार्ड करना चाहिए, यानी कि अगर पूरे टाइम ये ओपनिंग खुली रहेगी तो फिर तो ऐसे जाता ही रहेगा ब्लड, रुकेगा कैसे। और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब बैक फ्लो भी हो सकता है ब्लड का, लेकिन वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ है जो कि उसकी ओपनिंग को रेगुलेट कर रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉल्व्स। तो देखो हमारे दोनों ही साइड हार्ट में कुछ वॉल्व्स होते हैं। कौन कौन से वॉल्व्स होते हैं,
However, each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same heart are same side are connected. The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve, जो कि हमारे कैसे बनता है, मस्कुलर फ्लैप से बनता है. मतलब जैसे अगर ये वॉल्व है हमारा, ठीक है, तो ये इस टाइप से ना ऐसे फ्लैप्स हैं ये इसके, तो ये मतलब फ्लैप्स होते हैं, जैसे ऐसे फ्लैप बन गया, ठीक है. और जो हमारा ये हमारा बाइकस्पिड वॉल्व है. क्या है ये हमारा बाइकस्पिड वॉल्व. ऐसे हमारा एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, वो हमारा ऐसा होता है, ठीक है. ये हमारा ट्राइकस्पिड है इस टाइप से, ठीक है. थोड़ा यहाँ बना देती हूँ दोबारा. ये रहा हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है. तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब खुलना होता है तब ये ऐसे खुल जाता है, और जब वापस से अगर बैक फ्लो जा रहा होगा ब्लड का तो ये बंद हो जाएगा, खुलने नहीं देगा अपने आप को. तो बेसिकली क्या करते हैं, द ओपनिंग्स ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar valves. अब देखो हमने एक लाइन शायद मिस कर दी है यहाँ पर. बाइकस्पिड और द माइट्रल वॉल्व. देखो बाइकस्पिड वॉल्व को माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, और ये कहाँ पर होता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में. देखो राइट साइड हमारा कस्पिड वॉल्व है, और जो लेफ्ट साइड है वो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व है, जिसको माइट्रल वॉल्व भी बोल देते हैं, ठीक है. अब ये तो हमारी एट्री और वेंट्रिकल की बात खत्म. लेकिन वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, ठीक है. पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जा रहा है. देखो एक और चीज़ मैं कॉन्सेप्ट यहाँ समझाना चाहूँगी. देखो हम हमेशा से ऐसे बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स कैरी करती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी आर्टरीज कैरी करती है. बट हेयर इज़ द एक्सेप्शन. क्या हो रहा है, हमारे पास एक वेन होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, और एक आर्टरी होती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है. पल्मोनरी वेन जो होती है वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है. अब कैसे करती है वो बताऊंगी. तो अगर हमें कभी वेन्स और आर्टरी में से एक सिंपल डिफ्रेंशिएटिंग फीचर बताना हो ना, तो ये बताओ, ये हमेशा करेक्ट है. आर्टरीज ब्लड को हार्ट के अवे लेकर जाती हैं, यानी हार्ट से दूर लेकर जाती हैं. वेन्स ब्लड को हार्ट के टूवर्ड्स लेकर आती हैं. अब देखो यहाँ सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा. देखो बॉडी में से ये देखो, ये वेना केवा है, ये सुपीरियर वेना केवा, SVC लिख रही हूँ. ये हमारी इंफीरियर वेना केवा, IVC. ये पीछे से आ रही है, खुलेगी इसी में, ठीक है. ये क्या है हमारा राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल. तुम लोगों को लेफ़्ट साइड दिख रहा होगा, लेकिन ठीक है समझ जाना, मैं लिख रही हूँ इसलिए. और ये लेफ़्ट एट्रियम और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है. तो ब्लड पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए मैंने ब्लू से बनाया है. चलो इसको फिर रेड से बना देती हूँ. ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है. तो अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा से और इन्फीरियर वेना केवा से इसमें आया, ठीक है, इसमें आ गया. इससे फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्राइकस्पिड वॉल्व, TCV लिख रही हूँ, ट्राइकस्पिड वॉल्व. इसके थ्रू फिर हमारा इसके अंदर चला गया, किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, आ गया, ठीक है. अब यहाँ से कहाँ जाएगा. अब देखो जो पल्मोनरी वेन है, हमेशा ध्यान रखो जो वेन्स होती हैं वो हार्ट के टूवर्ड्स लेकर आती हैं ब्लड को, और जो आर्टरी होती है वो हार्ट के अवे लेकर जाती है. तो हार्ट के अवे जाना है, यानी कि हार्ट से दूर जाना है ना. हार्ट अपने में से ब्लड निकाल रहा है, तो किसके थ्रू निकालेगा, आर्टरी के थ्रू निकालेगा. तब आर्टरी आएगी यहाँ पर एक, ठीक है. तो मैं इसको थोड़ा लाइट में बनाती हूँ. तब यहाँ से एक आर्टरी जाएगी, किधर जाएगी, लंग्स में, ठीक है, चली गई. इस टाइप से बना देता हूँ, ठीक है. ये क्या है हमारी, ये मेरी राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी. मैंने यहाँ पे राइट लिख दिया, इट इज़ लेफ़्ट, ठीक है. तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, लंग्स के पास. ये हमारी 2 लंग्स है, ठीक है. अब क्या हो रहा है, लंग्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देंगे. तो अब देखो यहाँ एक्सेप्शन आ गई. पल्मोनरी आर्टरी जो कि एक आर्टरी है, उसने क्या कैरी किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन अगर हम इस लॉजिक से देखिए कि आर्टरी का काम है हार्ट से अवे लेकर जाना ब्लड को, तो उस लॉजिक के हिसाब से इसने बिल्कुल सही काम किया,
ठीक है। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, अब क्या होगा देखो, अब एक वो आएगी एक वेन आएगी, क्यों? क्योंकि हार्ट के टूवर्ड्स लेकर आना है ब्लड को, हार्ट की तरफ लेकर आना है, तो वेन्स का काम है। अब एक वेन आएगी, कौन सी? पल्मोनरी वेन। वो क्या करेगी? इसमें आके खुल जाएगी, किस में आके? लेफ्ट एट्रियम में आके खुल गई, और यहाँ इसने क्या दे दिया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए मैं इसको रेड से बना रही हूँ। अब बीच में एक हमारा क्या आएगा? वॉल्व, जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और फिर ब्लड किस में चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अब कहाँ जाएगा? एओर्टा, और एओर्टा क्या करेगा? पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर देगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है, इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए भी तो वॉल्व चाहिए, तो इनकी ओपनिंग को जो रेगुलेट करते हैं दोज आर सेमी-ल्यूनार वॉल्व्स। तो यहाँ पर मतलब ऐसे होते हैं, ये मून की तरह होते हैं, मतलब ऐसे भी नहीं, ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है। तो और ये उसका जाने का रास्ता होता है, ठीक है। तो मून की तरह होते हैं, हाफ मून की तरह, इसलिए बोल देते हैं सेमी-ल्यूनार वॉल्व, ठीक है। तो ये कहाँ पर होते हैं? पल्मोनरी आर्टरी के उस पर, माउथ पर, ओपनिंग पर, और पल्मोनरी वेन की ओपनिंग पर, ठीक है। तो यहाँ होते हैं। चलो वापस चलते हैं, ओके। सो द वॉल्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि अगर ऑपोजिट में ब्लड जा रहा होगा ना, तो ये फोर्सफुली ऐसे बंद हो जाएंगे, मतलब जान ही नहीं देंगे बेसिकली। फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, क्यों? क्योंकि वेन तो लेकर आती है वापस, तो आर्टरी और एओर्टा में ही जा सकता है ब्लड। देखो, हार्ट से अगर ब्लड कहीं जा सकता है तो वो हमेशा आर्टरी या एओर्टा होगा, और हार्ट में अगर कहीं से ब्लड आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है? या तो वेना केवा से या वेन से, वेना केवा और पल्मोनरी वेन, खत्म, और कुछ दिमाग में रखना ही नहीं है कन्फ्यूजन। वॉल्स प्रिवेंट्स एनी बैकवर्ड फ्लो, कोई भी बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते। एंटायर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, देखो कार्डियक मसल की प्रॉपर्टीज़ याद कर लेना, खैर वो दूसरे चैप्टर में बता दूंगी मैं, आएगी। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर than that of atria. A specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart. A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called the sinoatrial node, SA node. देखो क्या हो रहा है, हमारे हार्ट में कुछ कुछ जगह पर ऐसे टिश्यूज़ हैं जिन्हें हम नोडल टिश्यू बोलते हैं। क्या कहते हैं? नोडल टिश्यूज़। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, इनमें वो क्वालिटी है कि खुद ही एक्साइट हो सकते हैं और इम्पल्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल मसल टिश्यू इम्पल्स बना नहीं सकता, हाँ दे कैन कैरी दी इम्पल्स, और दे कैन एक्चुअली कैरी भी नहीं, वो एक्साइट हो सकते हैं, एक्साइटेबिलिटी होती है मसल टिश्यू में, बट वो बना नहीं सकते हैं ऐसे खुद से। लेकिन ये जो नोडल टिश्यूज़ होते हैं ये खुद से इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे हार्ट को मायोजेनिक हार्ट भी कहते हैं। मायोजेनिक हार्ट वो होता है जो खुद को रेगुलेट कर सकता है, खुद से, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, खुद से ही अपनी इम्पल्स बना सकता है। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, AV नोड। देखो इसको मैं थोड़ा बनाकर दिखाती हूँ फिर से, ओके। सो दिस इज़ आवर हार्ट, ओके। थोड़ा ड्राइंग पे कम जाना तुम लोग मेरी, ओके। दिस इज़ आवर हार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे जैसे 4 चैम्बर हैं, तो इसको तुम एक मान लो, इसको ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से हो रहा है। तो एक हमारा है अपर राइट कॉर्नर, ये रहा, ठीक है। एक है हमारा इधर लोअर लेफ्ट, देन ये अभी तक 2 हमने करे, ये क्या है हमारा? साइनो एट्रियल नोड, SAN लिख रही हूँ, और ये हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AVN। वैसे तो इनके बीच में भी फाइबर्स होते हैं, बट तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है तो छोड़ दो, ज़्यादा मत देखो उसको, ठीक है। तो अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, EV बंडल continues from AVN which passes through the atrioventricular septa to merge on the top of the interventricular septum and immediately divides into left and right bundle। देखो क्या हो रहा है,
अब यहाँ से कुछ फाइबर्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो यहाँ आता है ना एट द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इट डिवाइड्स इनटू 2। तो एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, 2 में डिवाइड हो गया। चलो ठीक है। These branches give rise to minute fiber throughout the ventricular musculature of the respective site called the Purkinje fiber, ठीक है। The nodal musculature has the ability to generate without, okay fine। तो पहले हम देख लेते हैं इसको। ये ना फिर आगे जाकर इस टाइप से पूरा स्प्रेड हो जाएंगे, तो इन्हें हम कह देते हैं Purkinje fibers, ठीक है। एक्चुअली दिस इज़ बंडल ऑफ हेयर्स, बट तुम पता नहीं एनसीईआरटी में लिखा क्यों नहीं है, बट ठीक है मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इस टाइप से है पूरा सिस्टम। अब मैं बताती हूँ हो क्या रहा है। ये जो नोडल टिश्यूज़ हैं इनमें एबिलिटी है दैट दे कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल, दैट दे कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स एंड और वी कैन सी इम्पल्स। और करते क्या है, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ऑटो एक्साइटेबल, खुद से एक्साइट हो सकते हैं। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system। अब हर नोडल मतलब हर जो नोड्स हैं या फिर नोडल टिश्यू है वो अलग अलग रेट पर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है। तो अब देखो जैसे ये SAN है, यानी कि साइनो एट्रियल नोड, ये सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, कितना, 70 to 75 पर मिनट। और इसी वजह से एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द, हाँ इसी वजह से इसको हम पेस मेकर बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ये, पेस मेकर ऑफ हार्ट। लिख लेना इसको यहाँ पर, पता नहीं लिखा है नहीं लिखा, अच्छा लिखा है यहाँ पे, ओके, बट फिर भी क्या है हमारा, साइनो एट्रियल नोड, और वी कैन से SA नोड, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मली 70 to 75 टाइम्स बीट करता है इन अ मिनट, ठीक है। एवरेज कर लो 72, तो कहते हैं ना हार्ट रेट कितना होता है, लगभग 72 बीट्स पर मिनट। वो इसी की वजह से, क्यों, क्योंकि हमारा जो SA नोड है वो हमारा क्या है, पेस मेकर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या करा, हमने ह्यूमन हार्ट का एक थोड़ा सा समझा क्या होता है, कैसे कैसे काम कर रहा है, और हमने सर्कुलेटरी पाथवे देखे, ओपन, क्लोज, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड लिम्फ। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम कार्डियक साइकिल और ECG दोनों साथ में करेंगे, और उसके बाद बस एक ही लेक्चर रह जाएगा इसका जिसमें हम बाकी की बची हुई चीज़ें करेंगे, दैट इज़ द डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर देखेंगे। लेकर कार्डियक साइकिल और ECG के बाद टाइम बचता है तो हो सकता है डबल उसी में करा दूँ, डबल सर्कुलेशन। वरना देखो डबल सर्कुलेशन मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ तुम लोग को बताई दी, अभी आज की क्लास में ही बताई थी, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं करा दूँगी, ठीक है। तो पढ़ते रहो और NCERT ज़रूर पढ़ो, ठीक है। सिर्फ मेरे पढ़ाने से काम नहीं होगा, NCERT पढ़नी बहुत ज़रूरी है। NCERT को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, ओके, बाय।